तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज 10 तारीख हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 जून आपका हो चुका है। आपके एग्ज़ामिनेशन 13 जून यानी मात्र 2 दिन का समय है। तीसरे दिन आपका एग्ज़ामिनेशन है। उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए कि जो कि लास्ट ऑफ लास्ट वीडियो हो। और ये जो वीडियो सीरीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स मैंने लिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मान के चलिए लगभग 80 to 85% चांसेस हैं इसके एग्जामिनेशन में आने के। तो ये टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा वीडियो सीरीज़ के अंदर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और वो लोग भी, ताकि जो आपका फ्रेंड है वो भी उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए कि जल्द से जल्द हम लोग 10 के सब्सक्राइबर के फैमिली के आंकड़े को क्रॉस कर सकें। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से ये चीज़ें हो पाती हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक नोट्स को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द नोट्स को एक्सेस कर लीजिए, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, और ये जो पीडीएफ है वो भी पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा। ओके, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में। तो आइए देखते हैं हम लोग आखिर क्या है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है डेटा प्री प्रोसेसिंग, यानी डेटा प्री प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप, चूँकि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप खुद समझदार हैं, चीज़ों को पढ़ के आप इजीली समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मुझे ये चीज़ों को के बारे में नहीं पता है तो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वक्त कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, डेटा प्री प्रोसेसिंग में कुछ पॉइंट्स आपको मिल रहे होंगे, आप इनको देखिए। और ये 3 स्टेप जैसे जैसे मैंने लिखे हैं, अगर एग्जामिनेशन में आएगा ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखना है, इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो 3 कंडीशंस से होकर डेटा प्री प्रोसेसिंग गुजरता है, जिसमें सबसे पहला हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। और डेटा को कलेक्ट करने में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो होता है पहला डेटा आर्गुमेंटेशन, दूसरा होता है डेटा लेबलिंग। उसके बाद आपका आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, यानी डेटा प्री प्रोसेस में 2 फंडामेंटल होते हैं। पहला आपका होता है फॉर्मेटिंग, दूसरा होता है क्लीनिंग। यानी जो भी आपका डेटा होता है वो अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होता है, तो उसको ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, और जो क्लीन करना होता है, जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा कोड्स होते हैं, उनको डिलीट करना होता है। और लास्ट आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, एग्रीगेशन, ये सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो डेटा कलेक्शन क्या है, डेटा कलेक्शन के बारे में इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, आप इन पॉइंट्स को इजीली लिख सकते हैं। और इसी में जैसा कि मैंने बताया कि डेटा आर्गुमेंटेशन आता है, तो डेटा आर्गुमेंटेशन में भी आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए। और कम से कम इस क्वेश्चन को 100% याद करके इन क्वेश्चंस को आपको जाना है एग्जामिनेशन में जाने से पहले। क्योंकि मैं इसीलिए 2-3 दिन पहले इन वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। मैं पहले भी अपलोड कर सकता था, लेकिन चूँकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट ऑफ लास्ट चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए एक वीडियो सीरीज़ बना दिया जाए। ऑल ओवर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका तैयारी बेहतर चल रहा होगा। कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि तैयारी आपका कैसा चल रहा है। ये आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, 3rd स्टेप हमारा। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगला हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन एक प्रकार का सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, बेस्ट लाइन ऑफ द डिसीजन बाउंड, जिसे हम लोग हाइपर प्लेन कहते हैं, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वी कैन ईजिली पुट द न्यू डेटा पॉइंट इन द करेक्ट कैटेगरी। और अगर हम बात करें एसवीएम की, तो इसमें एक और पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि सपोर्ट वेक्टर क्या होता है। टाइप ऑफ एसवीएम की हम बात करें, 2 तरीके के सपोर्ट वेक्टर मशीन होते हैं। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। लीनियर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बताया गया है, कैट और डॉग के रिगार्डिंग चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग मॉडल है, यहाँ पे प्रेडिक्शन है, ये आउटपुट है, न्यू डेटा है। तो यहाँ पे एक लीनियर एसवीएम आपको ड्रॉ किया गया है। इस फिगर को आपको बनाना है। फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद ज़रूरी है। थ्योरी पार्ट आप ना भी लिखें चलेगा, लेकिन जो फिगर का रिप्रेजेंटेशन है वो बेहद ज़रूरी है। तो एग्जामिनेशन आप मशीन लर्निंग का देने जाएं तो आप जो स्केल वगैरह होते हैं उनको लेके ज़रूर जाएं, ताकि इन सारे लाइंस को ड्रॉ करने में आपको मदद मिले। ओके, और चीज़ों को आप इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। काफ़ी आसान भाषा में मैंने चीज़ों को लिखने की कोशिश की है। अगला आपका है नॉन लीनियर एसवीएम। तो आप देख सकते हैं नॉन लीनियर एसवीएम में किस तरीके से चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ब्रेक हो रही हैं। जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, जो आपका एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो उसमें एक बेसिकली एक डॉग के लिए, एक कैट के लिए है। तो आप देख सकते हैं उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं हाइपर प्लेन में। आप चाहें तो इसके लिए एक ही स्ट्रक्चर, यानी यही स्ट्रक्चर बना के इसका काम आपके लिए हो सकता है। यही स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप वाला बनाएंगे थोड़ा सा बेहतर रहेगा। एग्जामिनर समझेगा कि हाँ, इस बंदे ने पढ़ाई की है। अगला आपका आता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन फ्रेंड। तो इसमें डायरेक्टली आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे यहाँ पे पी ऑफ ए दिया है व्हेन बी अकर्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा पी ऑफ बी बाई ए इंटू पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। पी ऑफ आप देख सकते हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका पोस्टेरियर होता है। ये आपका क्या होता है, पी ऑफ ए
प्रायोर होता है, और पी ऑफ बी बाई ए क्या होता है, लाइक्लीहुड होता है, और पी ऑफ बी क्या होता है, आपका मार्जिनल होता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, पी ऑफ ए बाई बी इज इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड पी ऑफ बी बाई ए इंटू पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। और इसी तरीके से आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ड्राइव करेंगे तो आपका जो डेरिवेशन है इस फॉर्मूला का आ जाएगा। एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है किंग, पी ऑफ किंग व्हेन द फेस अकर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, पी ऑफ किंग बेस फेस बेस किंग होगा इंटू पी ऑफ किंग होगा डिवाइडेड बाई पी ऑफ फेस होगा। तो किंग आपको पता है कि कितना होता है, आपका 1 होता है, और जो आपका ये प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, 4/52 होगा, क्योंकि किसी भी कार्ड के अंदर जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, और इसको पी ऑफ फेस के लिए क्या होगा, 12/52 होगा। और इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 1/3 आपका वैल्यू आएगा। तो आप इस एग्जांपल को उसमें ऐड कर सकते हैं। ऑल दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बस फार्मूला आप लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। फार्मूला में कोई भी मिसमैच, आपको कोई भी गलत चीज़ें नहीं लिखनी है, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। ये सारे क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जामिनेशन में जाने से पहले। अगला आपका आता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द क्यू लर्निंग एंड द सारसा, यानी क्यू लर्निंग और सारसा के बीच का क्या डिफरेंस है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ एन ऑफ पॉलिसी रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम, यानी एक ऑफ पॉलिसी लर्निंग एल्गोरिथम होता है, और जो आपका सारसा होता है इट इज़ द नॉन यानी ऑन पॉलिसी रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि क्यू लर्निंग डज नॉट पे अटेंशन टू व्हाट द पॉलिसी बीइंग फॉलोड, यानी जो क्यू लर्निंग होता है वो अटेंशन को नहीं देता कि आखिर क्या पॉलिसी आपके फॉलो हों, लेकिन जो सारसा होता है वो अटेंशन को फॉलो करता है कि किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। अगला है आपका क्यू लर्निंग यूजेस द मैक्स ऑपरेशन व्हेन द एस्टिमेटिंग द फ्यूचर रिवॉर्ड, यानी फ्यूचर रिवॉर्ड के लिए जो क्यू लर्निंग होता है वो काम करता है, और सारसा जो होता है वो आपका जो रिवॉर्ड प्रोसेस होता है उस पर वर्क नहीं करता। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द एस्टिमेटेड द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, यानी जो क्यू लर्निंग होता है वो बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर वैल्यू के लिए यूज़ होता है, और साथ ही साथ जो सारसा होता है वो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए यूज़ नहीं होता। और यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया जो कि क्यू लर्निंग के लिए ये फार्मूला आपका यूज़ होता है, और जो सारसा होता है सारसा के लिए आपका ये फार्मूला यूज़ होता है। सारे फार्मूला बिल्कुल सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, अगला आपका क्या आता है, अगला आपका आता है एप्रोरियर एल्गोरिथम। एप्रोरियर एल्गोरिथम आखिर क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या इसमें कह रहा है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि it uses the frequent item set to generate association rules and it is designed to work on the database that contain the transition, यानी ट्रांजिशन को ये कंटेन करता है। ऑल्दो पॉइंट्स आपके मैटर नहीं करते, आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो मैटर करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है, तो हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल पर ही चलेंगे। आप बाकायदा इन पॉइंट्स को लिख लीजिए ताकि जो चीज़ें हैं वो क्लियर होते चले। अगर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंट आइटम की बात करें, एक टर्म आपका आता है FI, ये क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि FI आर दोज आइटम्स हुज सपोर्ट इज ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी जिसका सपोर्ट क्या हो, ग्रेटर देन हो थ्रेशोल्ड वैल्यू से। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है A का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा 2,3 क्या है आपके फ्रीक्वेंट आइटम है 2,3, क्योंकि दोनों में यहाँ पे ये कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमाइन द सपोर्ट ऑफ द आइटम सेट एंड सेलेक्ट द मीन सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, यानी हम क्या करेंगे, मीन सपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे और कॉन्फिडेंस को सेलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, टेक ऑल द सपोर्ट इन द ट्रांजेक्शन विद द हायर सपोर्ट वैल्यू एंड द मीन और द सेलेक्टेड सपोर्ट वैल्यू, यानी हायर सपोर्ट वैल्यू और मीन सपोर्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को कैटेगराइज करेंगे। बस स्टेप को आप देख लीजिए। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड ऑल द रूल फॉर दोज सेट दैट हैव हायर कॉन्फिडेंस बट देन द थ्रेशोल्ड और द मीन कॉन्फिडेंस। और यहाँ पे स्टेप 4 में आपका क्या होगा, सॉर्ट द रूल और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेफ्ट, यानी जो रूट होगा उसको हम सॉर्ट करेंगे और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो हमारा था एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है, लेकिन अब बारी आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, किस तरीके से हम उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, TID दिया हुआ है, आइटम सेट दिया हुआ है, यहाँ पे T1 से लेके T9 तक के वैल्यू दिए गए हैं, AB BC BD BC इस तरीके के पेयर आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मीन सपोर्ट आपका क्वेश्चन में दिया है 2 और मीन कॉन्फिडेंस कितना है 50%। तो एप्रोरियर एल्गोरिथम आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे C1 और L1 को। तो C1 को कंडक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, आइटम सेट और सपोर्ट काउंट लेना होगा। तो आइटम सेट कितने हैं आपके, A B C D E और E तक के आपके आइटम सेट हैं। तो अब यहाँ पे सपोर्ट काउंट किस तरीके से हम लोग करेंगे, यहाँ पे आपको देखना होगा कि A कितने टाइम आ रहा है। A आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम A आ रहा है। इसी तरीके से B आपको देखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम B आ रहा है, तो B में 7 लिख देंगे। C कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 टाइम आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा,
और यहाँ पे डी आपका क्या है, डी आपका 2 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आपका डी आ जाएगा, डी को आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से ई क्या होगा, 1 टाइम आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम L1 फाइंड आउट करेंगे। L1 हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, चूँकि आप देखिए यहाँ पे मीन सपोर्ट 2 दिया हुआ है, तो 2 या 2 से बड़ी वाली चीज़ों को हम रखेंगे, 2 से छोटी वाली चीज़ों को रिमूव कर देंगे। तो हमने क्या किया, ई वाले टर्म को रिमूव कर दिया यहाँ से, तो रिमूव हो गया, ए बी सी और डी बच गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ऑल द आइटम डेट हैव ग्रेटर और इक्वल वैल्यूज देन द मीन सपोर्ट फ्रीक्वेंट आइटम L1 एंड स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, C2 और L2 को फाइंड आउट करेंगे। जब तक कि एक टर्म में नहीं आ जाता वो चीज़, 1 टर्म क्या होता है वो हम बताएंगे अभी। तो यहाँ पे C2 हम फाइंड आउट करेंगे। अब आपको क्या करना होगा, आइटम सेट में पेयर बनाना होगा। तो पेयर क्या बनेगा, एक बी बनेगा, AC बनेगा, AD बनेगा, BC बनेगा, BD बनेगा और CD बनेगा। यानी लगभग इतने पेयर आपके बनेंगे जो कि आप देख सकते हैं, 3 और 2 5 पेयर बन रहा है। अब सपोर्ट काउंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे AB के लिए। AB कितने टाइम आया है, हमें सबसे पहले फर्स्ट चार्ट के अकॉर्डिंग देखना है। AB आप देखिए कितने टाइम आया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। 4 टाइम आपका AB आया है, तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम लिख देंगे। इसी तरीके से AC आप लोग फाइंड आउट करेंगे, वो भी 4 टाइम। AD आपका 1 टाइम, BC आपका 4 टाइम, BD 2 टाइम और CD 2 टाइम। अब हमें क्या करना होता है, L2 फाइंड आउट करना होता है। तो चूंकि मैंने बताया कि मीन सपोर्ट आपका 2 है, तो 2 या 2 से जो बड़े वाले वैल्यू हैं उन्हीं को ही रखना है, बाकी सारी चीज़ों को रिमूव करना है। तो हमने क्या किया, 0 और 1 को रिमूव कर दिया, यानी AD और CD आपका रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका बच गया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, C3 और L4 को काउंट करेंगे। तो C3 के लिए हम क्या करेंगे, इस पेयर को बनाएंगे। जैसे AB है तो AB और क्या होगा, AB और C बन जाएगा। फिर AB और C तो आपका है ही, AB और D बनेगा। क्लियर। और उसी तरीके से आपका क्या बनेगा, BCD बनेगा, ACD बनेगा और ABD बनेगा। तो यहाँ पे आप सपोर्ट काउंट निकाल सकते हैं और फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग कि AB और C कितने टाइम आया, 2 टाइम आएगा। BCD आपका 0 टाइम, ये भी 0 टाइम, ये आपका 1 टाइम। क्लियर। अब इसके L3 के वैल्यू को हमें निकालना है, तो 2 या 2 से बड़े वाली चीज़ों को रखना है। तो सिर्फ 2 यहाँ पे बड़ा है, तो हमारा यहीं पे आपका क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये 1 टर्म्स में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू होता है सबसेट का, उसको फाइंड आउट करना है। तो एक फॉर्मूला होता है सब ऑफ A का पावर B डिवाइडेड बाई A। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, वी एग्जीक्यूट द रूल दैट हैव कॉन्फिडेंस देन द मीन सपोर्ट। तो यहाँ पे सारे जो वैल्यूज़ दिए हैं, सारे वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, A का पावर B टेंस टू C, B का पावर C टेंस टू A का पावर C टेंस टू B एंड C का टेंस टू A का पावर B एंड A टेंस टू B का पावर C। सारे वैल्यूज़ को आप अप्लाई करेंगे तो सारे वैल्यूज़ आपके निकल जाएंगे, लगभग कुछ परसेंटेज के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एप्रोडियल एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-4 स्टेप तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी के स्टेप आप थोड़ा सा रिविजन करेंगे तो वो चीज़ें भी आपकी कवर अप हो जाएंगी। अगला हमारा आता है के मीन्स क्लस्टरिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले आपको इसको देख के जाना है। और इसमें भी कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी आसान पॉइंट है, आप इनको इजीली लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। ओके, दोनों फिगर को आप ऐड कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन। अगला है आपका ग्रेडियंट डिसेंट। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर यूज़ होता है ऑप्टिमाइज करने के लिए एल्गोरिथम को फॉर द कॉस्ट फंक्शन। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, और स्टेप यहाँ पे लिखे गए हैं कि कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं। और ये टाइप भी दिया गया है, जिसमें बैच ग्रेडियंट आता है, स्टोचिस्ट ग्रेडियंट आता है, मिनी बैच आता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो वाइडली यूज़ होता है, कन्वर्जेंस होता है, स्केलेबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है इसके अंदर। डिसएडवांटेज क्या होता है, चॉइस ऑफ लर्निंग रेट, सेंसिटिविटी और टू इनिशियलाइजेशन, टाइम कंज्यूमिंग, लोकल ऑप्टिमा। एंड फार्मूला जो यूज़ होता है ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर, वो ये फार्मूला है, आप इस फार्मूला को देख सकते हैं। और अगला हमारा है बैक प्रोपोगेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर बैक प्रोपोगेशन। यहाँ पे आप फिगर के अकॉर्डिंग इसको देखिए, यहाँ पे x1 x2 दिया है जो कि इनपुट है, और यहाँ पे O2 और O1 आपका दिया हुआ है जो कि आपका आउटपुट है, और बीच में आपको हिडन लेयर दिया है। वेट आपका दिया है, बेस वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो H1 हमें निकालना है। तो H1 निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से लाइन यहाँ पे आके मिल रहे हैं। तो आप देखिए H1 के लिए क्या हो रहा है, W1 आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ से आपका क्या आ रहा है, W2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, W1 इंटू X1, क्योंकि यहाँ पे X1 से आ रहा है ये, प्लस W2 इंटू या ये कहाँ से आ रहा है, X2 से आ रहा है, और प्लस क्या होगा, B1 होगा बेस वैल्यू, जो कि इसके लिए बेस वैल्यू है। तो सारे वैल्यूज़ दिए गए हैं, इनको हम लोग पुट करेंगे तो H1 इनपुट हमें निकल जाएगा। इसी तरीके से हम H1 आउटपुट हमें निकालना होगा। तो फॉर्मूला होता है 1/1 + e⁻⁻t। तो यहाँ पे कितना है, h(-1) के लिए है, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स को। तो h(1) के लिए आउटपुट क्या होगा, 0.5932 आएगा। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आता है तो इस पार्ट से न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाएंगे। और इस तरीके से हम लोग आउटपुट फाइंड आउट करेंगे H2 के लिए। तो H2 के लिए भी हमें इनपुट निकालना पड़ेगा, तो H2 के लिए भी हम निकाल लेंगे, और यहाँ से हम उसके आउटपुट को फाइंड आउट करेंगे। तो O ऑफ
O1 के लिए यानी इनपुट हमें निकालना होगा, तो O1 के लिए हमें निकालेंगे तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि O1 किसके वजह से आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए O1 है तो ये किसके वजह से, W6 W5 की वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं W5 W6 यूज़ किया गया है और आउटपुट भी आपके यूज़ किए गए हैं। सारी चीज़ों को बस पुट कर देना है, सारे वैल्यूज़ हमारे दिए हुए हैं तो O1 निकल जाएगा। O1 के लिए आउटपुट भी आप निकाल सकते हैं ईजिली, और O2 के लिए आउटपुट आपका एक फॉर्मूला होता है ई टोटल का इज इक्वल टू 1/2 टारगेट माइनस आउटपुट का होल स्क्वायर। और यहाँ से ई इक्वल क्या होता है, E01 प्लस E02, जो कि क्या होगा 0.2983 होगा। और चूंकि E1 और E2 का वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगा तो आपका फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चीज़ों को बहुत ही ईमानदारी तरीके से करेंगे और बेहतर स्कोर करेंगे इस मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।